नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हर हफ्ते हम किसी ना किसी बड़ी खबर पर जो हफ्ते की होती है उस पर बातचीत करते हैं और उस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर देश दुनिया के लिए क्या है, वो है राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की जीत। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जितने भी अनुमान लगाए जा रहे थे उन तमाम अनुमानों को उलट पुलट कर दिया है। वो तमाम सर्वेक्षण जो कमला हैरिस की जीत का या तो दावा कर रहे थे या कांटे की टक्कर बता रहे थे, नतीजों ने साफ कर दिया कि मुकाबला दरअसल एक तरफा था। तो ट्रंप की इस जीत में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों में ट्रंप साहब का एजेंडा क्या हो सकता है, कैसे वो अपने देश के लिए नीतियां बनाएंगे, कैसे वो अपनी कूटनीति में परिवर्तन लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्या उनकी नीति हो सकती है दूसरे देशों के लिए, इन तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो सवाल होंगे वो होंगे ट्रंप की जीत से जुड़े हुए उन फैक्टर्स पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मंजू सेठ जी मौजूद हैं जो कि राजदूत रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू मैम आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात आती है तो कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं स्विंग स्टेट्स। हम पिछले चुनाव की बात करें तो ट्रंप साहब केवल एक स्विंग स्टेट जीत पाए थे, 6 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार 7 स्विंग स्टेट उन्होंने अपनी झोली में डाले हैं। तो स्विंग स्टेट में ट्रंप के इस दमदार प्रदर्शन की आप क्या वजह देखती हैं? दो तीन कारण हैं मुझे लगता है जिसकी वजह से ये हुआ है कि सारे स्विंग स्टेट्स सभी इनकी तरफ झुकाव आया, जो एक्चुअली सम ऑफ देम एक डेमोक्रेट सपोर्टर्स भी थे, डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर्स भी थे ट्रेडिशनली। लेकिन आई थिंक दो तीन फैक्टर्स है। एक तो सबसे पहला मुझे लगता है जो इनकी स्टेटमेंट्स थी, जो इन्होंने बताया, पॉलिसी बताई, वो सबके साथ रेजोनेट की क्योंकि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और सेकेंडली इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो कमला हैरिस का जो कैंपेन था, एक वो बहुत डिलेड स्टार्ट था उनका, बहुत देर में आई है वो उसमें चुनाव में। एक वो भी फैक्टर उनके अगेंस्ट हुआ। साथ में डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट आई थिंक एक वो बन चुका था, एक नेगेटिव, उनके सपोर्टर्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। और तीसरा एक वो खुद इतने इनका कोई वो नहीं समझ आ रहा था कि इनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, कि और चीजों पे फोकस कर रही थी ट्रंप के ऊपर और चीजों पे, और किस पे उनका फोकस रहेगा, कैसे वो डिफरेंट होंगी और क्या नई चीजें लाएंगी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट आ गई थी लोगों के बीच में, क्योंकि इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन और हर एक चीज में, और मेनली ऑफ कोर्स तो जो लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध जो चल रहे हैं, उनकी वजह से लोग में बहुत रोष था, बहुत ही नाराजगी थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और वो वाइस प्रेसिडेंट थी, इसी सरकार की हिस्सा थी, तो इनके अगेंस्ट भी एक सेंटिमेंट था, एक रिजेंटमेंट था। इन स्विंग स्टेट्स के अंदर मैम पेंसिल्वेनिया एक ऐसा स्टेट है जो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है। 19 इलेक्टोरल वोट उसके अंदर हैं। जब नतीजों के रुझान आने शुरू हुए, सबसे पहले जॉर्जिया में ट्रंप साहब ने अपनी बढ़त बनाई और उस समय तमाम एनालिस्ट ये कह रहे थे कि पेंसिल्वेनिया को खुलने दीजिए, वो दिशा तय करेगा। और पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ जीता वो सब जगह जीता। ये एक वहां पे मिथ बना हुआ है। लेकिन पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप साहब का जादू चल गया और जो कमाल का प्रदर्शन उन्होंने वहां पर किया। तो पेंसिल्वेनिया में अपना झंडा उन्होंने कैसे गाड़ा? वही मैंने कहा, एक तो इमिग्रेशन को लेके, क्योंकि वहां पे मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया, चाहे बाहर लैटिन अमेरिकन ओरिजिन हो, चाहे इंडियन ओरिजिन हो, चाहे वहां के लोकल्स हो, सब ने सपोर्ट किया ट्रंप को, क्योंकि उनको एड्रेस कर रहे थे। सबसे उनके सामने चैलेंजेस हैं लोगों के लिए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ये इमिग्रेशन एंड द वॉर्स एंड द टू वॉर्स। बहुत लोग परेशान हैं, ये लड़ाइयां बंद करो, इलीगल इमिग्रेशन बंद करो, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए नहीं है। और आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं वॉर्स के ऊपर और लड़ाइयों पे कर रहे हैं। तो एक ये इन सब चीजों को उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा मैं वॉर्स को एंड करूंगा। अब मैं यूथ को अगर मैं होता तो उनको होने ही नहीं देता। और हो सकता है, क्योंकि उनके टेन्योर के दौरान कोई कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा बल्कि अमेरिका ने कॉन्फ्लिक्ट एरिया से अपने आप को विड्रॉ किया था। बिल्कुल।
तो जी उसका एक बड़ा क्लियर माइंड है कि हम अपने पास अपना देखेंगे और पहले मेक अमेरिका ग्रेट वाला उनका स्लोगन ये भी रेजोनेट किया सबके जी मेरा सबके अगला सवाल मैम आपसे ये है, ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि 2020 में कोविड ने उनको डिस्टेबलाइज कर दिया, वरना उस समय भी कहा जा रहा था कि वो काफी अच्छा कर रहे थे और शायद वो चुनाव वो जीत सकते थे अगर कोविड नहीं आता। तो कोविड उनके लिए एक सबसे ज्यादा नेगेटिव फैक्टर साबित हुआ। अब बाइडेन साहब की जब बात आती है, उनके प्रशासन की जब बात आती है, तो यहाँ पर महंगाई ने क्या वैसी ही भूमिका निभाई कमला हैरिस के लिए जो कोविड ने ट्रंप के लिए निभाई थी? महंगाई कितना बड़ा फैक्टर आप देखती हैं? हाँ, कुछ हद तक बहुत बड़ा फैक्टर था ये, क्योंकि लोगों को सब कुछ लोगों से हमारे भी बहुत जानकार हैं, रिलेटिव्स वगैरह सब कहते हैं जो पहले चीज इतनी किसी एक दाम पे मिलती थी उसे दो गुना 3 गुना हो गई है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और सैलरीज और आपके वो जो इनकम है उसके हिसाब से बढ़ी नहीं है इन्फ्लेशन के हिसाब से। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल आपने सही कहा, कोविड बना था उस वक़्त उसके दौरान, क्योंकि इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया इमीडिएटली कि कोविड आ गया है, क्या है, उस पे एक्शन नहीं ले पाए, जी व्हाटएवर रीजंस। और अब जो है इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और कमला हैरिस ने इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जी लेकिन मैम, जो ट्रंप साहब हैं वो लगातार ये कहते रहे कि हम अमेरिका को स्वर्णिम काल में ले जाएंगे, हम एक बार फिर से अमेरिका का युग लेकर आएंगे, वो तमाम ऐसी बातें कहीं। और जब आप एक स्वर्णिम काल की बात करते हैं, युग की बात करते हैं, तो उसमें अर्थव्यवस्था, जीडीपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे आंकड़े देख रहा था कि ट्रंप साहब के शासनकाल में जो जीडीपी थी वो 21.5 ट्रिलियन डॉलर थी और बाइडेन प्रशासन में जीडीपी जो थी 29.5 ट्रिलियन डॉलर थी। यानी कि बीते 4 सालों में जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही, 2 ट्रिलियन प्रतिवर्ष का इजाफा होता रहा। तो अच्छी जीडीपी इजाफे के बावजूद क्यों हारी कमला हैरिस? वही, क्योंकि इतने कॉमन लोग तो थे, आम आदमी के लिए बहुत बुरा वक्त था। जीडीपी आपका बढ़ रहा है लेकिन जो आम आदमी है उनके लिए बहुत ही इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी और एक ये फियर आ गया था माइंड में कि ये सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हमारे जॉब्स ले रहे हैं और हो ही रहा है। सब जॉब्स उन्हीं के पास जा रहे थे जो इलीगली आ रहे थे। तो इसलिए एक बेचैनी थी लोगों में। और ये इन्फ्लेशन, चाहे जीडीपी बढ़ा हो लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं उसका जो आम आदमी पे तक नहीं पहुंचा। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है कि वो हारे डेमोक्रेट्स। जी, अब जब चाहे चुनाव इंडिया का हो मैम, चाहे चुनाव अमेरिका का हो, हमने अमेरिकन कैंपेन्स को भी देखा, चाहे वो कमला हैरिस का हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का हो, हमने दोनों के भाषणों को सुना और उनकी पूरी टीम थी, जो स्लोगन्स लिखे गए, जो बातचीत की गई, भाषण लिखे गए, उनमें युवाओं पर खासा जोर था। तो कौन सी ऐसी बात थी ट्रंप की कि युवाओं को वो लुभा रही थी और युवा कितने बड़े फैक्टर हैं इस जीत के लिए? काफी बड़ा फैक्टर है इस जीत में, बिकॉज उनको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि हम जॉब्स यहाँ क्रिएट करेंगे। हमारी जो सारी जॉब्स बाहर दूसरे कंट्रीज देशों में चली गई, हम यहाँ वापस लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ वापस लाएंगे। और हर एक इंडस्ट्री में उन्होंने कहा। और सेकेंडली टैरिफ्स, क्योंकि क्या हो रहा है जो वहाँ जैसे इंडिया में भी है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों बंद होती है लोगों, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है बनस्पत की जो बाहर से आ रहा है। जो बाहर से आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, क्यों? बाहर से बनना आना इट शुड बी मोर एक्सपेंसिव, लेकिन नहीं है वहाँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे और जहाँ से सस्ती चीजें आती हैं उस पर हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे। इंडिया को भी उन्होंने कहा हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे ये सस्ता माल ना आए और यहाँ विद इन द कंट्री मैन्युफैक्चर किया जाए, जॉब्स क्रिएट की जाए। और ये रेजोनेट किया यंग लोगों के साथ। और प्लस मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने मेन आई थिंक वॉर के युद्ध के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बच्चों में और यंग पीपल में बहुत ज्यादा एक रोष था और कहते हैं क्या हो रहा है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और आप यूक्रेन भेज रहे हैं करोड़ों रुपए और फिर इसराइल में भेज रहे हैं। वो सपोर्ट करते हैं उनकी जो मतलब जो उनके मुद्दे हैं वो शायद सपोर्ट करें कि यस इसराइल को ये हॉस्टेजेस, इनको ये जो हमास का अटैक था नहीं होना चाहिए था और यूक्रेन में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दे डोंट वांट टू इतना पैसा स्पेंड करना सरकार का और कोई इसका समाधान ना निकालना। 3 साल हो गए उस लड़ाई को, इसको 1 साल हो गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा यंग लोगों ने इस पे काफी अपना वोकल और सपोर्ट किया ट्रम्प की इलेक्शन और उनके सारे जो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनीज थे उनमें सेनेट में एक्सेट्रा। सब जगह मुझे लग रहा है कि
यंग लोगों का इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मैं आता हूं अश्वेत वोटर्स पर। मैम, अश्वेत वोटर्स का सपोर्ट पिछली बार ट्रंप साहब को ज्यादा नहीं मिला। मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि 8% अश्वेत वोट जो है वो ट्रंप साहब को पिछले चुनाव में मिला था। लेकिन इस बार अपने जो चुनावी कैंपेन था, उनकी टीम ने इस बार खासा फोकस किया अश्वेत वोटर्स पर, और जो अलग 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 जो नस्लीय वर्ग हैं उन पर फोकस किया। उसमें लैटिन अमेरिकन भी हैं, उसमें एशियंस भी हैं, उसमें साउथ एशियंस भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं। तो ये अलग अलग जो नस्लीय वर्ग समूह था, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा ट्रंप साहब की जीत में? उनका विश्वास हासिल करने में ट्रंप साहब क्या बहुत ज्यादा कामयाब हुए? बिल्कुल, इसमें भी वो कामयाब हुए हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो इंडियंस खासकर पहले ट्रम्प सपोर्ट इनके सॉरी बाइडेन सपोर्टर्स थे, वो भी इस दफा ट्रम्प के साथ चल पड़े, क्योंकि 2-3 चीजों पे, मुद्दों पे उन्होंने बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए जो उनके साथ रेजोनेट किए। इंडिया के साथ वो अच्छा वो करेंगे, क्रिटिसाइज किया कि हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया गया इन बांग्लादेश, और कुछ ऐसे उन्होंने कहा कि हम अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखेंगे। एक तो ये बात रेजोनेट की, और जो अश्वेत और दूसरे हैं, ब्लैक वोटर्स भी उनके साथ है, चाहे वो इतना एक व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनके सपोर्टर्स व्हाइट सुप्रीमेसी पहले लास्ट कैंपेन में, लास्ट इलेक्शन के दौरान, लेकिन आई थिंक वो टोन डाउन कर दिया उन्होंने। इस दफा बिल्कुल उस किस्म की बातें नहीं की इतनी। सिर्फ कहा इलीगल इमिग्रेंट्स को इस देश में कोई जगह नहीं है, जिहादीज के लिए कोई जगह नहीं है, और मैं सबको निकाल के सेंड देम बैक, इस किस्म के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कहते हैं हम थोड़ी ना जिहादी हैं। No, so they understood that he's only targeting people who are illegal and who are इस किस्म के जो rhetoric में करते हैं बिलीव, और इस किस्म फिलोसफी में बिलीव करते हैं। इसलिए ब्लैक्स को भी लगा कि ये हमारे हित में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सभी को एक वो है, इन्फ्लेशन सभी का मुद्दा है। आई थिंक इसलिए भी ये सारे जो ब्लैक्स भी थे, ब्राउन्स भी, एशियन, साउथ एशियन, सभी का काफी इनको सपोर्ट मिला। इसी से जुड़ा मैम मेरा एक और सवाल है, और वो सवाल है ये कि रिपब्लिकन पार्टी के बारे में एक आम सी धारणा ये बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि व्हाइट्स की पार्टी है। लेकिन इस बार जो चुनावी नतीजा आया है, क्या ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी पर लगे इस ठप्पे को हटा पाएंगे? काफी हद तक, क्योंकि हम देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट वांस की जो वाइफ है वो भी इंडियन ओरिजिन है, तो उन्होंने ऑलरेडी काफी उसमें, और एंड मेनी अदर्स जो उनके पार्टी में रजिस्टर किए हैं, जो उनके वो जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको भी कोई पोजीशन में रखूं मैं, उनमें से भी नॉन वाइट्स हैं। तो आई थिंक, और इस दफा जो सपोर्ट मिली है उन्होंने, क्योंकि सबको एड्रेस किया, सबको उन्होंने जाके सबको इंक्लूसिव एक कैंपेन थोड़ा सा इस दफा किया उन्होंने। लास्ट टाइम बिल्कुल वाइट सुप्रीमेसी पे किया था उन्होंने काफी, लेकिन तब भी अच्छे परसेंटेज से जीत गए थे वो, तब भी जब 2016 में। लेकिन जो इस वक्त इस दफा जो कैंपेन था, ये इतना उन्होंने उस पर फोकस भी नहीं किया, वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी समझते हैं कि अमेरिका जो है नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है एसेंशियली, सभी किस्म के, सब नस्लें हैं, सभी एथनिसिटीज हैं। लेकिन हाँ, पहले वो फोकस करना चाहते हैं कि व्हाइट्स के ऊपर ज्यादा। लास्ट टाइम जो था व्हाइट्स के ऊपर वो समझते थे कि इन्हीं का अमेरिका है, दूसरों का अमेरिका नहीं है, बट वो आई थिंक अब समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है, और राइटली सो। आई थिंक उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है, चाहे, लेकिन एक बात है हाँ जरूर, प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की जो अपने आई थिंक थोड़े से बिना सोचे समझे बात करते हैं वेरी ऑफन, तो उसकी वजह से भी लोग एलिनेट हो जाते हैं। बट आई थिंक दिस टाइम अगर हम देखें उनकी सारी स्पीचेस एंड ऑल दैट, काफी सधे हुए लग रहे थे। मुझे चेंज लग रहा था उनकी, जैसे वो स्पीचेस दे रहे थे और जैसे वो बोल रहे थे, एंड आई थिंक वो रेजोनेट किया है सब लोगों के साथ, अमेरिकन के साथ। तो अमेरिका की बात सोच रहे हैं, हमारी बात सोच रहे हैं, हमारी हित की बात सोच रहे हैं। जी मैम, आपको भी ध्यान होगा चुनाव प्रचार के दौरान एक दृश्य पूरी दुनिया ने देखा था। शूटिंग हुई थी पेंसिल्वेनिया में जब वो प्रचार कर रहे थे ट्रंप साहब। अब ये गोली कांड, क्या ये असर कर गया? ट्रंप के जो एक इमोशनल आधार तैयार किया, वो तस्वीर लोगों ने देखी, कान से खून बह रहा है, ट्रंप जो है विक्ट्री का इशारा कर रहे हैं, वी विल फाइट, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। तो इस गोली कांड की भी कोई भूमिका आप देखती हैं इस जीत के अंदर? थोड़ी, आई डोंट थिंक मेजर फैक्टर, मेरे हिसाब से, मेरा मानना इतना मेजर फैक्टर नहीं है। हाँ, थोड़ी सिंपैथी जरूर क्रिएट हुई होगी, जरूर थोड़ा सपोर्ट हुआ होगा कि ये कैसा कैंपेन है कि आप इलेक्शन कैंपेन में एक कैंडिडेट को आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों को वो उससे गुस्सा चढ़ा, थोड़ा बहुत सिंपैथी आई और सपोर्ट आया, बट मुझे लगता है इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा। जी मैम, अब ये तो बात हुई उनके फैक्टर्स की जो उनकी जीत में
जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब इन फैक्टर्स में से कुछ एक बातें ऐसी हैं जो उनके एजेंडे का भी हिस्सा है और उनमें से एक है महंगाई। अब ये उनकी चुनौती में भी है, ये उनके एजेंडे में भी है। महंगाई को काबू करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा क्योंकि लोगों से उन्होंने वादा किया है। ये कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई को नीचे करना बहुत ही एक शॉर्ट टर्म में हो नहीं पाएगा जी। अनलेस लाइक पीपल आर सेइंग यूक्रेन वाला पैसा बंद करो और हमें दो। तो शायद ये सब्सिडाइज करके और वो करके शायद थोड़ा-सा महंगाई पे वो काबू कर पाएँ। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी बहुत बिग चैलेंज है, ये बहुत बड़ी चुनौती है ट्रम्प सरकार के लिए और उनको लेकिन इसको एड्रेस करना पड़ेगा और इसको बिल्कुल जल्दी से काबू करना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत वहाँ पे परेशान जी। और मैम एक और इनकम मुद्दा महंगाई से जुड़ा एक और मुद्दा है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और मुद्दा है। वो है एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज है और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब का वादा है टैक्स कम करने का। अब ये 2 विरोधाभासी बातें हैं। राष्ट्रीय कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, टैक्स कम करना यानी कि जनता को लाभ पहुँचाना, उसकी जेब में पैसा डालना। इन 2 विरोधाभासी बातों में संतुलन कैसे बैठा पाएँगे? मुझे लग रहा है कि वो कहा तो नहीं है उन्होंने कि किस वर्ग को टारगेट करेंगे टैक्स कट्स के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो मीडिया एनालिसिस और ये है, वो कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास को जो इस वक़्त काफ़ी हाई टैक्सेस देने पड़ते हैं, उनको कम करेंगे और जो वेल ऑफ क्लासेस हैं, उसको कहीं बैलेंस देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बट इस टाइप का वो शायद बैलेंस आउट करेंगे ताकि उनका जो रेवेन्यू है पूरा वो आउट ना हो जाए। दे विल और नई नई कोई उनको ढूँढनी पड़ेंगी सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू ताकि ये उनका जो डेफ़िसिट है, जो इतना है जी। डेट इतना ज़्यादा और ना बढ़े और उसको टैकल तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन। जी। मैम जब बात आती है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की और ट्रम्प साहब की जब बात आती है, खुद वो एक बिजनेसमैन है और अपने कैंपेन के दौरान भी और पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा था टैरिफ्स को लेकर वो काफी संवेदनशील वो रहे हैं हमेशा। जवाबी टैरिफ की बात उन्होंने की है, जवाबी टैक्स की उन्होंने बात की है और ये उनकी रेवेन्यू का भी जरिया बनेगा, जैसा आपने बताया कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या विदेशी सामानों पर हैवी टैक्सेस लगाना, टैरिफ लगाना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है बट क्योंकि पहले आपको वो चीज़ तो अपने कंट्री में बनानी पड़ेगी ना, कहीं से तो आपको नहीं तो आप कैसे मैनेज करेंगे? जो एसेंशियल्स हैं, जी। वो तो अंदर या तो आप मैन्युफैक्चर करिए तो इमीडिएटली तो आप बहुत हाई टैरिफ्स नहीं कर सकते। ये तो लोगों को और मुश्किल होगी उसको खरीदने में। लेकिन हाँ, उसको बिल्कुल सोर्सेज़ को जैसे बात हुई थी रेज़िलिएंट सप्लाई चेन्स और ये सब, उसी टाइप से कहीं और देशों से देखना पड़ेगा और जहाँ से उनको लगता है कि बहुत एक काइंड ऑफ डंपिंग हो रहा है तो एंटी डंपिंग टैरिफ्स या बहुत सस्ता सामान आ रहा है बहुत मात्रा में तो उसको बिल्कुल रोकने की उनको कोशिश करेंगे और करनी भी चाहिए आई थिंक क्योंकि अगर आपके पास आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग में या लोकली जो बन रहा है वो जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसा जी। होना नहीं चाहिए जो लोकल चीज है वो सस्ती होनी चाहिए जी। कंपैरेटिवली तो इसलिए बिल्कुल उनको आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं है और ये जैसे आपने कहा रेवेन्यू का सोर्स भी बनेगा ये और आगे चल के आई थिंक इमीडिएट नहीं कर पाएंगे बट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप और आई थिंक अपने जो सोर्सेज हैं ऑफ सप्लाई चेन्स जो हैं उनको रीथिंक करना पड़ेगा रीलुक करना पड़ेगा। मैम और पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने एक बात प्रमुखता से कही, वो ये कहा कि अगर वो होते तो रूस यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं, अगर वो होते तो अमेरिकन रिसोर्सेज बाहर जाते ही नहीं और अमेरिकन रिसोर्सेज के बाहर जाने को लेकर रिसेंटमेंट वहां पर पब्लिक में भी था, युवाओं में भी था क्योंकि उसका असर उनके देश पर पड़ रहा था। अब सवाल यह है कि उनके एजेंडे में रूस यूक्रेन युद्ध जो है कहाँ स्टैंड कर पाएगा, क्या वो इस युद्ध को रुकवा पाएंगे? इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है, आपको भी पता होगा, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को फोन किया है, फोन पर उनकी बातचीत हुई है। पुतिन कह रहे हैं कि हम अभी वेट एंड वॉच में हैं। उनका जो बयान सामने आया वो ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच के मूड में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो युद्ध रोक पाएंगे? अब कैसे रोकेंगे कहना मुश्किल है लेकिन उन्होंने एक ये कमिटमेंट दे दिया और वो चाहते भी हैं, उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है बट इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि पुतिन का अगर जी। आप स्टेटमेंट पढ़ा होगा उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो उन्होंने जो हमने क्रीमिया पे बोला था उसको तो मीट नहीं किया उन्होंने अपना कमिटमेंट, तो पता नहीं इसमें क्या करेंगे। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि इतना फटीग हो चुका है, वॉर फटीग, युद्ध का फटीग हो चुका है, लोग परेशान हैं, वर्ल्ड परेशान है, तो मुझे लग रहा है ये जरूर कोई समाधान निकालेंगे और हो सकता है उन्होंने बीच में कहा भी था कि इंडिया might may be able to mediate
तो वी डोंट नो अभी कैसे आगे चल के वो क्या उनके माइंड में प्लान है। तो बट मुझे लग रहा है वो ज़रूर इसमें इसमें ज़रूर कोशिश करेंगे और शायद मुझे लगता है कामयाब भी हों। आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक। अब जब बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की आती है मैम, वैश्विक कूटनीति की आ रही है, तो यहाँ पर एक चीन बड़ा फैक्टर रहा है। ट्रंप साहब के शासनकाल में हमने देखा था चीन को लेकर उनका परसेप्शन क्या है, उनके वर्ड्स क्या हैं। कोविड को लेकर काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। टैरिफ को लेकर, चीन को लेकर वो काफी हमेशा उनका एक प्रखर और मुखर जो है उनका रवैया रहा है। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि चीन को टैकल करना, चीन को रोक पाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए और उनके एजेंडे में कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल, चीन एक बहुत इम्पोर्टेंट उनके एजेंडा में है ही, ऑल द रीज़न्स आपने बता ही दिए हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं हम क्वाड को तो सपोर्ट करेंगे बिकॉज़ क्वाड का एक सॉर्ट ऑफ एजेंडा कह लीजिए काउंट चाइना को काउंटर करने का है, चाइना की जो असर्टिवनेस है और जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसको थोड़ा रोक डालने के लिए और एक दिखाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। तो आई थिंक क्वाड को इन्होंने कहा हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसका जो एजेंडा है और जो सब उसका जो अभी सिक्योरिटी की तरफ भी क्वाड का काफ़ी रुख बदल गया है। पहले तो कह रहे थे इकोनॉमिक है, लेकिन इकोनॉमिक तो चलेगा ही, तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक भी, सिक्योरिटी भी और ये बहुत महत्वपूर्ण है और जगह भी और साथ में टैरिफ्स का वो लगाएँगे उस पे लेकिन साथ में एक बीच में मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं हम चीन से बात भी करेंगे। तो चीन से बात भी करेंगे लेकिन अगर कोई समाधान ना निकला तो फिर ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी नॉर्मली होता है ट्रम्प साहब का वो कहते हैं हम चाबी लगाएंगे, हम विल टाइटन द स्क्रूज। मुझे विल इंक्रीज द टैरिफ्स तो वो तो करेंगे। अगर वो नहीं अपने नॉर्मल उससे करेंगे तो मुझे लग रहा है वो चीन को क्लियर मैसेज देंगे कि आप अपना ये आप बंद करिए जो आप कर रहे हैं, जो आपका ये जी मैम इस समय जी मैम इस समय पूरी दुनिया एक और संघर्ष के मोर्चे से परेशान है, वो है मिडिल ईस्ट का इलाका। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। अब खुली आमने सामने की अदावत सामने आ गई, ईरान वर्सेस इजराइल वहां पर हो गया है। अब ये भी बात एक खबर सामने आई है कि जो न्याय विभाग ने अमेरिका के कहा है कि ईरान ने सुपारी दी थी ट्रंप साहब को टारगेट करने के लिए, ये बात भी कही जा रही है। वो बात अलग है कि इसकी जांच के विषय तमाम ये ऐसी बातें। ऐसे में इन पूरे हालात में उधर नेतन्याहू जो है स्वागत करने को बेताब है ट्रंप साहब का, तो वो बधाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या मिडिल ईस्ट में कोई चमत्कार ट्रंप कर पाएंगे? इमीडिएटली अगेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने इनका जो बिजनेसमैन है वो बड़ी और जैसे कहा जाता है कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच भी है, गिव एंड टेक करके मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई एक समाधान निकाल पाएंगे बिकॉज उनका जो क्लियर माइंड है दैट इज वन थिंग पॉजिटिव कि ये चीज बंद होनी चाहिए। अब कैसे बंद करेंगे और क्या उसका गिव एंड टेक होगा वो तो क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को कहते हैं इस पैरामाउंट, अमेरिका के इंटरेस्ट को पहले फिर दूसरे की इंटरेस्ट को देखना। तो लेकिन बहुत इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है दोनों वॉर्स में, बहुत मुश्किल होगा यूएस को विड्रॉ करना इमीडिएटली, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप और नेगोशिएट करके आई थिंक बहुत मेरा मानना है कि देयर इज सम होप कि दोनों वॉर्स आई थिंक इन द नियर टर्म, आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक शायद बंद हो जाए। जी अब बात आती है भारत की। तमाम भारतीयों के जहन में, अमेरिका में जो भारतीय बसे हैं उनके जहन में, यहाँ पर जो लोग हैं उनके जहन में, सबके जहन में एक ही सवाल इस समय घूम रहा है कि ट्रंप की वापसी के भारत के लिए क्या मायने हैं। हमने देखा बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उन्होंने उठाया है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया है। हमने देखा पिछले शासनकाल में पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग हैंड उन्होंने डील किया, वहां पर पाकिस्तान को भाव दिया ही नहीं था और ये कहा था कि इनडायरेक्टली शब्दों में जिसका निचोड़ सार में आसान भाषा में कहूं कि हमने आपकी नेशन बिल्डिंग का ठेका नहीं ले रखा है। तो ये तमाम बातें वो कह चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए क्या मायने हैं? भारत के लिए कुछ इंडिकेशंस तो बहुत पॉजिटिव हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप को और उन्होंने कहा बढ़ावा देंगे और दोनों के हित में है, तो दोनों उनके जहाँ इंटरेस्ट कन्वर्ज करेंगे बिल्कुल वो साथ में काम करेंगे और ये पार्टनरशिप को बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो पार्टनरशिप है आई सेट इन सब पे वो और क्वाड सब जगह उस पर वो बिल्कुल उसको और बढ़ावा देंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो टैरिफ्स की बात की, इंडिया इज अ बिग टैरिफ चार्जर, तो इस टाइप का वो स्टेटमेंट साथ में देते हैं वो कि बहुत वो क्लियरली बोलते हैं जो उनको कहना है। तो टैरिफ्स के ऊपर इंडिया को थोड़ा सा कोई प्रेशर पड़ेगा और इमिग्रेशन पे, क्योंकि हमारे भी यहाँ से H1B वीजा की बात हो रही है, लेकिन
साथ में मैंने कहीं पढ़ा था, वो कह रहे थे हम स्किल्ड एंड टैलेंटेड इमिग्रेंट्स को सिर्फ इनकरेज करेंगे। तो आई थिंक अगर इसको हम देखें तो शायद इतना बड़ा इफेक्ट ना पड़े हमारे इंडियन वीजा H1B वीजास के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइज, क्योंकि दोनों पार्टीज में एक्चुअली हमने इनके साथ भी पहले काम किया है, ट्रम्प साहब के साथ भी और बाइडेन सरकार के साथ भी, और अभी तक जो था अच्छा ही दोनों के कार्यकाल के दौरान अच्छे रिलेशनशिप हुए, स्ट्रेंथन हुए। तो मुझे लग रहा है इसमें भी अच्छे और बढ़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी होंगी जो मुद्दे होते हैं, थोड़े मुद्दे रहते हैं, हमेशा चैलेंजेस रहते हैं, उनको बिल्कुल मुझे लग रहा है हम समाधान निकाल पाएंगे। जी मैम, एक मसला और मेरा ये आखिरी सवाल है इस मामले से जुड़ा। सवाल ये है कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर। हालांकि अभी ट्रम्प के इत्तेफाक कह लीजिए, पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन ट्रम्प साहब के जीतने के बाद एलन मस्क ने ये कहा ही है पिछले दिनों की ट्रूडो सरकार वापसी उसकी नहीं होगी। और अब ट्रूडो साहब का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो है वो सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है इसके अंदर कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में मौजूद हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये जो पूरा का पूरा टसल खींचतान ट्रूडो साहब के नजरिए की वजह से, उनकी बयानबाजी की वजह से, उनके निराधार आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में आई है, क्या ट्रूडो साहब पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? अभी जो उनके शब्दों में बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या वो पूरी तरह बदल जाएंगे? क्या वो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर एक फूल रहा है, वहां पे विरोध प्रदर्शन होते हैं, क्या उसमें रोक लग पाएगी? मेरा मानना है बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अभी तक जो पिछले 1 साल से देख रहे हैं, इनका जो एटीट्यूड है और जो बयानबाजी कर रहे हैं इंडिया को लेके और हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर, और इस एलिगेशंस लगा रहे हैं बेमतलब के, बेबुनियाद, इस पे जरूर रोक लगेगा। कि मुझे ऐसे लगता है कि ये बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत, लोग कहते हैं यूएस डीप स्टेट है, बट मुझे पता नहीं कौन एग्जैक्टली पीछे है इसके, लेकिन हाँ कोई तो है यूएस में जो मुझे लग रहा है कि जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, ताकि इंडिया को एक मैसेजिंग हो कि अपने लिए आप डोंट G20 के दौरान थोड़ा सा, और उनको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया को इतनी प्रोमिनेंस मिले, मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है। तो उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। और ये ट्रूडो साहब जो हैं वो, उनको आई थिंक अपना कुछ लगता है कि अपना कुछ यूज नहीं करते हैं, अपना एंगल, अपनी व्यूज नहीं उनकी मुझे लगती हैं, वो औरों के व्यूज ज्यादा बयान करते हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी जो उनके NDP थी, जो इनके पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनको भी अगर आप देखेंगे अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, पर बाहर से, आई मीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, पर बाहर से कह रहे हैं हम आपको मुद्दों पे सपोर्ट करेंगे। तो NDP, द फैक्ट दैट NDP व्हिच इज अ प्रो खालिस्तानी सपोर्टर, उसमें एलिमेंट्स भी उसी के हैं, खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तानी एलिमेंट्स, तो वो उनकी सपोर्ट कायम रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, मुझे लगता है वो ये जो एंटी इंडिया इतना कैंपेन शुरू किया, और टारगेट कर रहे हैं स्ट्रेट डिप्लोमेट्स को, हमारे अनहर्ड ऑफ, और अजीब से एलिगेशंस कि आप लोगों के बंदे ने इसको डायरेक्टली मारा है, ये है वो, निज्जर को। I mean, I don't understand, मैं तो ऐसे, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट था केवल। बिल्कुल बेबुनियाद चीजें बोलना, इस टाइप का एक रिलेशनशिप को बिल्कुल नीचे ले जाना, आई थिंक ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और मुझे उम्मीद है कि अब ट्रम्प सरकार के कार्यकाल में, आई थिंक इनका थोड़ा सा लग रहा है, और एलन मस्क का आपने स्टेटमेंट देख ही लिया है कि ये ट्रूडो सरकार वापस नहीं आएगी। तो अगर इस टाइप का मैसेजिंग चला गया, इसीलिए उनका शायद स्टेटमेंट आज थोड़ा काम आया, कि पहले तो कहते थे नहीं वही हैं, वो सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सेट्रा। थोड़ा सा उनको समझ आ रही है कि मुझे क्या भाषा बोलनी चाहिए, एंड आई थिंक आगे चल के शायद उम्मीद तो कम ही है कि वो वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए, इतने विस्तार से तमाम पहलुओं पर बारीकी से एक एक बिंदु को समझाने के लिए। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। NDTV एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई बड़ी खबर के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत, नमस्कार।